नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपके YouTube चैनल एजुकेशन हब पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आरटीई एक्ट 2009 के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्रदान करने वाले हैं, जैसे कि आरटीई एक्ट 2009 क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं, इससे क्या लाभ होता है आदि जैसे जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। और इसके कुल 4 पार्ट होंगे, जिसका कि यह पहला पार्ट है। और चारों पार्टों में हम लास्ट में चौथे पार्ट में देखेंगे कि इससे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो जो आपके एग्जाम के लिए, किसी भी प्रकार के आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उन सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप इस चारों सेशन को देखने की कोशिश करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं कि आरटीई का फुल फॉर्म या आरटीई का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पे दिखा गया है। तो आरटीई का इंग्लिश में पूरा नाम आता है राइट टू एजुकेशन, यानी कि हिंदी में शिक्षा का अधिकार। और एक्ट लग जाए तो यहाँ पर एक्ट लग जाए तो उसका एक्ट का हिंदी वर्ड होता है अधिनियम। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आरटीई का पूरा नाम क्या है, तो आरटीई का इंग्लिश में पूरा नाम आता है राइट टू एजुकेशन और हिंदी में पूरा इसका नाम आता है शिक्षा का अधिकार। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि आरटी एक्ट 2009 क्या है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि आरटी एक्ट 2009 के बारे में। तो आरटी एक्ट 2009 यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम को 4 अगस्त 2009 को संसद में अधिनियमित किया गया था। अधिनियमित मतलब कि इसमें प्रस्तावित किया गया था और यह सबसे पहले संसद के ऊपरी सदन, जिसे कहते हैं राज्यसभा। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले आरटीई को अधिनियमित करने के लिए किस सदन में लाया गया था, तो राज्यसभा में लाया गया था। उसके बाद इसे लोकसभा में लाया गया। लोकसभा से पारित होने के बाद तत्कालीन समय में भारत की राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, तो उनके द्वारा इसे अधिनियम बनाया गया और इसे लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को आरटीई को पूरे भारत में लागू कर दिया गया। और इसमें क्या था, तो आरटीई के मुताबिक देश के सभी बच्चे, यहाँ पे बच्चे नहीं, बच्चे जिनकी उम्र 6 से 14 वर्ष या उन सभी बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने का प्रावधान किया गया था। तो इस आरटी में लिखा गया था कि भारत के किसी भी कोने में, अच्छा जिस समय बना था उस समय जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 लागू था। ठीक है, तो इसलिए जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था। लेकिन हाँ, वर्तमान समय में आरटी जम्मू कश्मीर में भी लागू हुआ है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि जब यह आरटी लागू हुआ था यानी कि 1 अप्रैल 2010 को, तो किस राज्य क्षेत्र को छोड़कर पूरे भारत में लागू हुआ था, तो जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। वर्तमान समय में जब से 2019 में से जम्मू कश्मीर को भारत का केंद्र शासित राज्य बना दिया गया है, तब से अब जम्मू कश्मीर में भी लागू है। तो वर्तमान स्थिति की बात करें तो भारत के किसी भी कोने में कोई लड़का रह रहा है जिसका कि 6 से 14 वर्ष की आयु हो, तो उसे निःशुल्क शिक्षा देने का या प्राप्त करने का अधिकार है। ये आरटीई में कहा गया था। कुछ अन्य की बात करें तो यहाँ पे कहा गया कि इस एक्ट के लागू होने के बाद भारत की गिनती उन 135 देशों में की जाती है जहां बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त है। ठीक है, अर्थात ठीक है कि भारत से पहले ठीक है 134 देश थे, ठीक है, जहां पर ठीक है शिक्षा मुफ्त में दिया जा रहा था। लेकिन आरटीई के लागू होने के बाद भारत उन 135 देशों में शामिल हो गया जहां पर निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। अब यहाँ पे बात करें कि इस आरटीई में क्या है, तो इस आरटीई में कुल 7 अध्याय हैं और जिसमें अनुच्छेदों या धाराओं की संख्या कुल है 38। और इसे भारतीय संविधान में दर्जा कब दिया गया था, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया और इसे 3 जगहों पर रखा गया। पहला था आपका फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 21A में इसे रखा गया। दूसरा था आपका फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य में 11वां जो कर्तव्य है वह आपके इससे संबंधित है। और उसके बाद आपने सुना होगा राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिसको हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी का आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 में पहले से ही था कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को ठीक है राज्य का अधिकार होगा कि उन्हें पालन पोषण करे। लेकिन इसी को थोड़ा सा बढ़ा के यहाँ पे 6 से 14 वर्ष कर दिया गया कि अब 6 से 14 वर्ष या राज्य का दायित्व भी होगा कि उन्हें निःशुल्क शिक्षा देगा। तो 86वां संविधान संशोधन के तहत इसे कहाँ कहाँ पर रखा गया, तो फंडामेंटल राइट्स अनुच्छेद 21A में। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज यहाँ यानी कि मौलिक कर्तव्य का 11वां कर्तव्य। उसके बाद डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निदेशक तत्व का अनुच्छेद 45वां, ठीक है, आपके आरटी 2009
2009 से संबंधित है, जिसे कि 86वां संविधान संशोधन करके जोड़ रखा गया। और इसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क में शिक्षा प्रदान किया जाएगा। अब यहाँ पे हाईलाइट के तौर पे आरटीई को देखते हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा कि विषय क्या है, आरटीई एक्ट 2009 किसके द्वारा शुरुआत हुई, तो भारत सरकार द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी शुरुआत किसके द्वारा हुई थी, तो भारत सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। उसके बाद लाभार्थी कौन है, तो देश के अशिक्षित बच्चे, आर्थिक स्थिति से जो कमजोर है, मतलब कि वे बच्चे जो शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते, मूल रूप से वो क्या है, इससे लाभार्थी होंगे। और उद्देश्य क्या है, तो देश के सभी बच्चों को शिक्षित बनाना। आपसे पूछा जाएगा कि आरटीई का उद्देश्य क्या है, तो देश के सभी बच्चों को शिक्षित बनाना। लाभार्थी कौन है, तो मूलतः देश के अशिक्षित बच्चे जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रहा है। किसके द्वारा शुरुआत की गई थी, तो भारत सरकार के द्वारा। और कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए, तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। अब यहाँ पे कब लागू हुआ पूरे भारत में, तो 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर में भी लागू है, क्योंकि 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू था, लेकिन वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर में भी लागू है। और इससे सबसे पहले किस सदन में प्रस्तुत किया गया था, तो 4 अगस्त 2009 को राज्यसभा में। अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले कहाँ पे प्रस्तुत किया गया था, तो राज्यसभा में इसे प्रस्तुत किया गया था। तो ये समान रूप से हमने देखा है कि आरटी का हेडलाइट क्या है, ठीक है, हाईलाइट क्या है, क्या क्या चीज़ें समान रूप से पूछी जा सकती हैं, तो इसको आप देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि आरटी 2009 का उद्देश्य क्या है। ठीक है, यहाँ पे आरटी 2009 का उद्देश्य क्या है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का मुख्य उद्देश्य यह है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा प्रदान की जाए, ताकि जिन बच्चों के घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण पढ़ नहीं पाते हैं, उनको भी पढ़ने का मौका दिया जाए। पहला यह उद्देश्य है। दूसरा है कि अगर कोई भी व्यक्ति या फिर विद्यालय आरटी 2009 का पालन न करके उस बच्चे से फीस की मांग करता है, तो उस विद्यालय को उस विद्यालय के फीस का 10 गुना भुगतान करना पड़ेगा। और केवल यही नहीं, सरकार द्वारा उस विद्यालय की मान्यता भी रद्द की जा सकती है। तो यह है आरटीई का पावर, राइट टू एजुकेशन का, कि अगर कोई किसी से फीस मांगता है, ठीक है, किसी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, तो वहाँ पे उनको उस स्कूल का 10 गुना फीस देना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये भी चीज़ हो सकती है कि उनकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है। ठीक है, उनकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है। और अगला है आपका कि अगर सरकार द्वारा किसी विद्यालय की मान्यता रद्द कर दी जाती है, लेकिन अगर उस विद्यालय को उसके बाद भी चलाया गया, तो विद्यालय को 1 लाख रुपए और 10,000 रुपये प्रतिदिन का भुगतान करना पड़ेगा। यहाँ पे 1 लाख रुपए तो ऐसे, और जितने दिनों तक वह स्कूल चलेगा, जब तक वह स्कूल नहीं बंद करेगा, प्रतिदिन के हिसाब से उसे 10,000 रुपये का दंड का प्रावधान किया जाएगा। तो यह क्या है, आरटी का उद्देश्य। इसमें आप देख रहे हैं किसी प्रकार से बच्चों को कोई मना नहीं कर सकता है पढ़ने के लिए। आगे देखते हैं कि अगर कोई बच्चा विकलांग है, तो आरटी 2009 के तहत उस बच्चे के लिए सीमित आयु को 14 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी की जाएगी। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे समान रूप से हमने पढ़ा है कि आरटी में 6 से 14 वर्ष तक का प्रावधान है। लेकिन अगर कोई बच्चा विकलांग है, ठीक है, तो विकलांग है तो हो सकता है कि वह पहले 10 वर्ष से पढ़ना शुरू किया हो, और या वह 12 वर्ष से पढ़ना शुरू किया हो, तो वह अभी प्राइमरी स्तर पे ही है, लेकिन वह कहेंगे कि एज के हिसाब से तब तो हम आपसे पैसा लेंगे। तो वह कहा गया है कि अगर वह बच्चा विकलांग होगा, ठीक है, तो उसकी आयु जो अधिकतम आयु सीमा है, ठीक है, उसे न्यूनतम तो वही रहेगा, ठीक है, अधिकतम आयु सीमा 14 से बढ़ाकर कितना कर दिया जाएगा, 18 वर्ष कर दिया जाएगा। आगे आपका कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जो बच्चे विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, उन सभी बच्चों की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी, यानी कि उन बच्चों को केंद्र सरकार द्वारा ही मुफ्त पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पे बेसिक तौर पे कि केंद्र सरकार का मुख्य भागीदारी होगा कि उन बच्चों को क्या किया जाएगा, मुफ्त पढ़ाया जाएगा। अगला कह रहा है कि आरटी 2009 के अनुसार कोई विद्यालय अगर बच्चे का या फिर उसके माता पिता का इंटरव्यू लेते हैं, तब विद्यालय से 25,000 रुपये सरकार के द्वारा जुर्माने के रूप में वसूल किया जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि वर्तमान समय में कई सारे स्कूल हैं कि हम उन्हीं बच्चों को पढ़ाएंगे जिनके माता पिता शिक्षित हों। तो इस प्रकार के लोग क्या करते हैं कि बच्चे का इंटरव्यू तो लेते ही हैं, साथ ही साथ उनके पेरेंट्स का भी इंटरव्यू लेते हैं। तो अगर इस प्रकार की गतिविधि करते हुए कोई स्कूल अगर पकड़ा गया, तो वहाँ पर, ठीक है, सरकार को 25,000 रुपये जुर्माना के तौर पे उस स्कूल को देना पड़ेगा। आगे कि अगर वह चीज़
चीज़ों को दोबारा दोहराते हैं तब जुर्माना की राशि 25,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दी जाएगी। यानी कि पहली बार पकड़े गए 25,000 उन्होंने दे दिया, अगर फिर से वह उस चीज़ को दोहराते हैं तो यहाँ पे कहा गया है कि उसकी राशि को दोगुना करके 50,000 कर दी जाएगी। अगला है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार विद्यालय का कोई भी शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकते हैं। अगर यहाँ पर अगर कोई गवर्नमेंट टीचर है तो इस अधिनियम के RT 2009 के अनुसार ठीक है कोई भी शिक्षक ठीक है प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकते हैं, यहाँ पर स्पष्ट तौर पे कहा गया है। अगला है कि यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम बच्चों पर होने वाले मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के खिलाफ है और वह इसको रोकता है। मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का तात्पर्य यहाँ पे है कि शिक्षा का अधिकार मान लीजिए कि RT 2009 ये कहता है कि आप किसी भी बच्चे को दंड नहीं दे सकते हैं, उससे कोई इस प्रकार का दंडित मतलब कि फिजिकल वर्क नहीं करा सकते हैं जिससे कि उसे दंडित किया जा सके। तो यह मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के खिलाफ है और इसे यह रोकता है। ठीक है, और अगला कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के द्वारा बच्चों के लिए केंद्रित शिक्षा प्रणाली की भी शुरुआत की गई। तो अगर यहाँ पूछा जाएगा कि RT जो है वह किस पे केंद्रित है, तो RT जो अधिनियम बनाया गया मूलतः बाल केंद्रित बनाया गया। ठीक है, RT अधिनियम जो बनाया गया वह बाल केंद्रित बनाया गया कि बच्चों का जिस प्रकार से मानसिक उपलब्धि हो, एक एवरेज हो, उसके हिसाब से उनके विषय वस्तुओं का चयन किया जाएगा और उसी हिसाब से उनको पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आज के लिए इतना ही। ठीक है, अब अगली जो क्लास होगी पार्ट 2 की। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि इसके कुल आपके 4 पार्ट होंगे, तो यहाँ पे यह पार्ट 1 था। ठीक है, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। तो यहाँ पर दूसरे वाले पार्ट में हमें जो अन्य पार्टों में देखना है, हम उसमें देखेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की जो विशेषताएं हैं प्रमुख। उसके बाद RT एक्ट के जो 7 अध्याय हैं, जैसा कि आपको बताया गया है कि RT में कुल 7 अध्याय और 38 आर्टिकल्स हैं, धाराएं हैं। और अगले वाले में हम देखेंगे यहाँ पे कि RT अधिनियम 2009 के कुल 38 अनुच्छेदों में, तो यहाँ पे पूरे 38 अनुच्छेदों को हम लोग नहीं देखेंगे। ठीक है, उन 38 में से जो इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे कि इसमें बेसिक तौर पे अनुच्छेद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है धारा 19 और 25 है। 19 और 25 में यहाँ पे टीचर और शिक्षक का जो शिक्षक और छात्रों का अनुपात दिया गया है कि क्या अनुपात होना चाहिए, और 25 में ठीक है ये चीज़ दिया गया है कि वहाँ पे किस प्रकार की स्कूल में व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे लाइब्रेरी हो, भवन जर्जर न हो। तो इस प्रकार के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं 19 और 25, और कुछ अन्य जानकारियाँ कि बच्चों के लिए कितनी टाइमिंग होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि हम 38 अनुच्छेद को नहीं देखेंगे। ठीक है, हम को देखेंगे बेसिक तौर पे जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 19 और 25। तो 19 में शिक्षक और छात्र का रेशियो दिया गया है, 25 में स्कूल के बारे में दिया गया है किस प्रकार के स्कूल होंगे। और उसके बाद लास्ट वाला जो सेशन रहेगा उसमें हम देखेंगे RT से संबंधित जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और उनके उत्तर, जो कि वन लाइनर में क्वेश्चन आंसर रहेंगे, जो कि आपके सामान्य एग्जामों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जैसा कि मैंने बताया कि RTE से संबंधित आपके कुल 4 वीडियो आएंगे। ठीक है, और चारों वीडियो इसी तरह से छोटे रहेंगे और जिसमें ज़्यादातर जानकारियों का समावेश रहेगा कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।